हेलो। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। चलिए, आ, ये जो टॉपिक है आज जो हम शुरू कर रहे हैं, कम से कम 4 मार्क्स इस टॉपिक से आएंगे। मेरे हिसाब से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और ये उन टॉपिकों में से है जो आपकी नॉर्मल बैंक की ऑपरेशनल फंक्शनिंग है उससे अलग है। बट जिन लोगों ने जेआईबी में मार्केटिंग वाला टॉपिक अच्छी तरह किया हुआ है उन लोगों के लिए फिर भी ये थोड़ा सा फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है। गुड इवनिंग सर। तो शुरू करते हैं टॉपिक हम लोग। और इस टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था ये जो रिटेल बैंकिंग है इसमें जो भी कंटेंट डेवलप किया गया है वो 7P बेस्ड है। तो अगर मैं 7P की बात करूं तो 7P में पहले 4P आते हैं। ये 4P 7P वाला क्वेश्चन अब भी आपके एग्जाम में आ सकता है। कैसे आएगा कि आउट ऑफ दीज 4P क्या होता है। पहला, सबसे पहले होता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ठीक है। उसके बाद 3P आते हैं। 3P में आता है पीपल और प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं बार बार, पहले हम लोगों ने बीच में सबसे पहले प्रोसेस की बात कर ली। ठीक है। और प्रोसेस की बात के साथ हम लोगों ने यहाँ पर प्लेस यानी डिलीवरी की बात करी, थोड़ी सी प्राइसिंग की बात कर रही। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोडक्ट की। ठीक है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, कोई भी प्रोडक्ट कैसे बनता है, कैसे हम इसको डेवलप करते हैं, इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। तो अगर आप एक ग्लिम्स देंगे तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है, प्रोडक्ट लाइन ऑफ बैंकर्स क्या है, डिपॉजिट एंड लाइबिलिटी के प्रोडक्ट क्या है, क्रेडिट प्रोडक्ट क्या है, अदर प्रोडक्ट क्या है, अदर फी बेस्ड प्रोडक्ट क्या है। तो ये तो एक तरह से नॉर्मल हो सकता है, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्टेजेस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कांस्टेंट इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो ये सब कुछ अल्टीमेटली प्रोडक्ट के बारे में आ रहा और प्रोडक्ट की पॉलिसी। तो इसमें से अगर हम इन पॉइंटों को छोड़ दें, ये पॉइंट आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी नॉर्मल बैंकिंग के बारे में शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। बट जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की। ठीक है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करें, अगर हम बहुत छोटे स्तर के बैंक की बात करें तो वहां पे क्या होता है कि ठीक है यार, सब लोग हाउसिंग लोन चला रहे हैं, हम भी हाउसिंग लोन चला लेते हैं, चलो। उन्हें कैसे होगा, उन्होंने कहा थोड़ा बात वहां से उठाई, थोड़ा बात वहां से उठाई, एक सर्कुलर बना दिया और प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया। बट यहाँ आ रही है बात थियोरेटिकली प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में किन किन लोगों का ध्यान हमको रखना पड़ता है। ठीक है। सर, तो यहाँ पर क्वेश्चन है। बोले कि सर वो जो 4P है और 7P है, क्या उनका सीक्वेंस याद रखना जरूरी है? तो ऐसे तो याद है कि हाँ ये ना चार ना चीजें ना हो ना रही है। सीक्वेंस, हाँ, बट 4P वाले बिल्कुल 4P हैं और 3P वाले 3P है, ये ध्यान रखना। हाँ हाँ, ये तो सीक्वेंस ठीक की जरूरत है। नहीं है। ठीक है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलिए, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है इसमें, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मार्केटिंग प्रोसेस। प्रोडक्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, बिना प्रोडक्ट के सारी बातें बेकार हैं। प्रोडक्ट इज फलक्रम ऑन विच द एंटायर रिटेल बैंकिंग इन्वॉल्व। तो प्रोडक्ट के बिना सब कुछ बेकार है, सब कुछ सेंटर्ड है प्रोडक्ट पे। द एड ऑन एंड द अदर वैल्यूज proposition आर टैग टू द प्रोडक्ट्स टू ऑफर बेटर वैल्यू एंड acceptance to the product. The different definitions for product are discussed. तो अब प्रोडक्ट की डेफिनेशंस क्या है। तो यहां पर कभी कभी एक क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि आउट ऑफ दीज विच डेफिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाय
नेम करो, डेफिनेशन खुद दे देंगे, ठीक है, या कोई नाम दे देंगे, उसकी डेफिनेशन पूछ लेंगे। तो यहाँ पे थियोडर लेविट साहब हैं, इन्होंने प्रोडक्ट को डिफाइन किया, आर ऑलमोस्ट ऑलवेज कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल टू द पोटेंशियल बायर। अ प्रोडक्ट इज ए कॉम्प्लेक्स क्लस्टर ऑफ वैल्यू सेटिस्फैक्शन। A customer attaches value to the product in proportion to the perceived ability to help solve his problem और meet his need। तो इसमें कितनी बातें बोली उन्होंने कि कोई भी कॉम्बिनेशन टेंजिबल और इंटेंजिबिलिटी का प्रोडक्ट है, और वो पोटेंशियल बायर जो है, जो उसे खरीदने वाला है, उसके लिए है, और प्रोडक्ट एक कॉम्प्लेक्स क्लस्टर ऑफ वैल्यू सेटिस्फेक्शन है, यानी उसे देख के लोगों को कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है। एंड कस्टमर अटैचेस वैल्यूज टू द प्रोडक्ट, उसको लगता है कि ये परसीव्ड एबिलिटी है कि भाई ये मैं कार ले लूंगा तो ऐसे भागेगी करके, ठीक है। अ बैंक प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज द कैपेसिटी टू प्रोवाइड द सेटिस्फेक्शन यूज एंड रिटर्न डिजायर्ड बाय द कस्टमर। तो उसने बोला प्रोडक्ट को ऐसे भी कुछ बोला हुआ, क्या बोला हुआ, जिसके पास कैपेसिटी होगी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने की, और यूज एंड रिटर्न डिजायर्ड बाय द कस्टमर। तो जो भी उसका यूज और उसके बदले में जो उसे मिलने वाला है, उन सब चीज के सेटिस्फेक्शन की अगर कैपेसिटी है तो वो प्रोडक्ट है। दिस ब्रिंग्स इनटू फोकस द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रेलेवेंस प्रोडक्ट फ्रॉम द कस्टमर साइड। तो इसका मतलब अब प्रोडक्ट क्या है, आप नहीं है, प्रोडक्ट जो कस्टमर साइड से डिजाइन होता है, मतलब सब कुछ उसके लिए कर रहे हैं आप। Key factor remains that the bank product is no longer capable of satisfying the customer need and want, the product will fade out। और अगर वो प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है तो वो बेकार है, वो आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल सीखनी है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है, जिन लोगों ने JIB हमारे साथ किया हुआ है उनको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। दूसरी बात, ये हमने लास्ट टाइम अनाउंस किया हुआ था कि आप लोग, जिन लोगों को न्यू CIB के साथ हमारे साथ रहना है, तो वो लोग अपना कोर्स का अपडेशन करा लें, ठीक है। और इस सैटरडे नाइट को ही हम इस बात का अनाउंसमेंट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सिलेबस को देख लिया है कि किस तरह से हम लोग इसको आगे करेंगे, और अपनी टीम जो भी हमारे 2-3 फैकल्टी हैं उनके साथ मिलके, सीनियर जो और लोग हैं उनके साथ डिस्कस करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बेटर ये है कि आप लोग इसी बार CIB कर लें, और CIB कर लें तो अपने जो नोन लोग हैं उनको आप बताएं, ठीक है। चलो, सर ये मैं तो पूछ रही थी कि किन किन लोगों को रेकमेंड करना है, तो मतलब सिलेबस पूरा वो हो गया है, नोट हो गया है। हाँ, मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं। बोले सर कुछ लोगों को रेकमेंड करना है आपका क्लास। वो लोग पूछे थे, हाँ, मुझसे पूछ रहे थे कौन से क्लास से पढ़ती, तो मैं बोली थी कमल सर का एक क्लास है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो बोलते हम लोग को भी बता रहा, तो वही बोला लोग कि मतलब JIB के लिए नया क्लास के सारे मतलब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ना। हम्म, तो ऐसा सारे करेंगे। और आप लोगों के लिए एक बात और कहना है कि अगर आप किसी को रिकमेंड करें तो रिकमेंड करेंगे उनको हम अलग से एक 500 का लॉयल्टी डिस्काउंट आपके नाम से दे देंगे। आप बस उन्हें बता देना कि उन्होंने रेफर किया है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। चलो, थैंक यू। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एक प्रोडक्ट कब तक रहता है। कोई प्रोडक्ट 2 मंथ तक रहता है, कोई प्रोडक्ट 3 ईयर तक रहता है, कोई प्रोडक्ट 20 ईयर तक रहता है, और कोई प्रोडक्ट अभी भी 20+ पर चल रहा है। कोई भी प्रोडक्ट किसी भी पोजीशन पे हो, वो इनमें से 4 पोजीशन पे कहीं आज की डेट में है। या तो वो इंट्रोड्यूस हुआ है, या वो ग्रोथ पर है, या वो मैच्योरिटी पर आ गया है, और अदरवाइज वो डिक्लाइन पर है, ठीक है। बिजनेस साइकिल में जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, ABM में। अच्छा, ABM में ABM में बिजनेस पढ़े साइकिल थे से कोई सर। क्वेश्चन आया था? आया था सर। नहीं सर, आया था दूसरे सर। किसी में था। आया था। आप देखे थे बूम वाला आया क्वेश्चन था था सर, किसी में। बूम वाला मेरे आया में नहीं था। था, लेकिन पड़ोसी वाले में था, तो हम बताए थे उसको। तो आपको एक नंबर और मिलना चाहिए ना। नहीं सर, चलो, वो भी बेचारा पास हो गया, अच्छा है ना। हो गया। चलो, ठीक है। हाँ, उसके भी पास है। चलो, तो ये कहने का मतलब ये है कि
इकोनॉमिक साइकिल या बिजनेस साइकिल में और प्रोडक्ट साइकिल में एक फर्क है। क्या? प्रोडक्ट साइकिल में रिकवरी का कोई चांस ग्राफ के द्वारा नहीं है, बट इकोनॉमी में, इकोनॉमी का जो हमने ग्राफ देखा था वो इकोनॉमी इस तरह से है। रिवाइव करती है, बट प्रोडक्ट के बारे में इन्होंने रिवाइव नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में जब आप बदलाव करते हैं तो वो प्रोडक्ट नहीं रह जाता, वो दूसरा बन जाता है फिर। ठीक है, और वो बदलाव करने के साथ कौन सी पोजीशन पे आता है दोबारा? इंट्रोडक्शन। हाँ, क्योंकि वो कुछ चीज एबिलिटी के साथ दोबारा आ गया आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। आपको बताना है कि जियो का 5G कहां पर है? ग्रोथ। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में है, ग्रोथ में नहीं है अभी। ठीक है, अच्छा, जियो का 4G? मैच्योरिटी डिक्लाइन का पास जा रहा है, नहीं, डिक्लाइन। तो मैच्योरिटी में मैच्योरिटी पर नहीं है। डिक्लाइन हो गया, तो जा अरे नहीं नहीं सकते। भाई, कहाँ हो आप लोग, अभी रेट बढ़ने वाले हैं उसके, कोई डिक्लाइन में नहीं है। क्योंकि 5G तो उन्होंने कुछ सिटी में लॉन्च किया है ना, 2-3 साल तक 4G चलता रहेगा। और अभी वो 4G जो है कौन सी स्टेज में है? ग्रोथ। ग्रोथ स्टेज में है। और इस बात की पहचान इस बात से है कि अभी भी उनके प्राइसेस क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं। और अगर JIB में आपको याद है, एक चार्ट बना था, उसमें ये लिखा था कि किस पॉइंट पर प्रॉफिट होता है, किस पॉइंट पर इंक्रीमेंटल ग्रोथ होती है, किस पॉइंट पर स्टेगनेंट ग्रोथ होती है। इस तरह कुछ इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था वहां पर हमने। ठीक है, तो यहाँ पर अभी वो प्राइस बढ़ा रहा, तो इसका मतलब कौन सी पोजीशन में है? ग्रोथ में। और अगर वो मैच्योरिटी पे आएगा तो वो क्या करेगा? अपने प्राइस को बढ़ाएगा नहीं, बल्कि और उसके साथ छोटा मोटा ऑफर देने की कोशिश करेगा कि भैया ले जाओ। ठीक है, अब वो नहीं ले जा रहे तो फिर वो क्या करेगा? थोड़ा सा मार्जिन अपना प्रॉफिट का क्या करेगा? लो करेगा। और इवन वो क्या कर सकता है? किसी प्रोडक्ट को बेचने में लॉस भी बियर करता है, किसी तरह भी क्या हो जाए, स्टॉक क्या हो जाए, आउट हो जाए। तो ऐसे ही बैंकिंग के प्रोडक्ट है। तो आपको कॉमन सेंस से वहां आंसर देना होगा। जैसे मैं बात करूं कि RD कहां पर है? रिकरिंग डिपॉजिट कहां पर है? आप कहां डिफाइन करेंगे? मैच्योरिटी कैसे? ऐसा कह सकते हैं, मैच्योरिटी भी और इवन डिक्लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, मैच्योरिटी भी और डिक्लाइन में भी है। ठीक है, दोनों पोजीशन पे हो सकता है। इसका मतलब कोई बहुत वैसा श्योर शॉर्ट आंसर नहीं निकलेगा। अगर म्यूचुअल फंड को देखा जाए सर, तो फिर ग्रोथ स्टेज पे होगा। हाँ, म्यूचुअल फंड बिल्कुल ग्रोथ में है। ठीक है, और डीमेट अकाउंट वो भी ग्रोथ ही फेज। नहीं, बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सारे बैंकों ने अभी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, मतलब वो ला रहे हैं डीमेट अकाउंट, तो उनके लिए वो इंट्रोडक्शन स्टेज में है। बट जो ICICI बैंक में है तो ग्रोथ स्टेज में, आज भी डीमेट अकाउंट को खोल रहे हैं वहां पे। ठीक है, चलो, तो ये हमने बता दिया कि इंट्रोडक्शन स्टेज, व्हेन ए प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड टू सेल्स वॉल्यूम विल्स बी लो। ये पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन में सेल्स वॉल्यूम लो है, रिवेन्यू विल नॉट बी सफिशियंट है, कि कॉस्ट भी नहीं आ पा रही, ऑफर दे रहे हैं लोग कि भैया एक के साथ एक फ्री, मार्केटिंग और सर्विसिंग प्रोड्यूसिंग की कॉस्ट नहीं आ पा रही। ठीक है, इट हैपेंस बिकॉज इट टेक्स टाइम टू प्रोडक्ट टू ऑक्यूपाई द माइंड्स ऑफ द कस्टमर। तो ये कौन सी स्टेज है? इंट्रोडक्शन। ग्रोथ में बोलता है सेल्स वॉल्यूम प्रोडक्ट पिक्स अप, product is likely to break even and start gaining profit. During the period of awareness of the product will be more, that will be result in the growth. और थर्ड स्टेज में मैच्योरिटी में बोलता है ग्रोथ एंड सेल्स वॉल्यूम पीक पर है, हेयर द वाइड कस्टमर बेस विच विल रिजल्ट इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स। तो वहां मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स में है विद इनफ्लो ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट। इन द फोर्थ स्टेज
स्टेलनेस स्टेज, सैचुरेशन स्टेज, मतलब अकेलापन में आ गया वो, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, बेटर प्रोडक्ट अवेलेबल, स्टेलनेस विल क्रीप इन विच विल रिजल्ट इन द सैचुरेशन ऑफ द सेल। तो वो आखिरी सी स्टेज होती है जहां पे डिक्लाइन में आता है, ठीक है। तो ये हमारी प्रोडक्ट की वो होगी, और फाइनल स्टेज में यहाँ पर, सॉरी, हाँ फाइनल स्टेज यहाँ पर है डिक्लाइन वाली, ठीक है। ये ऊपर वाली कौन सी थी, इसमें एक स्टेज मैच्योरिटी, यहाँ पर द रिजल्ट, दिस विल रिजल्ट इन द फाइनल स्टेज प्रोडक्ट लाइफ स्टेज। तो ये इन दिस स्टेज द प्रोडक्ट बिकम्स लेस अट्रैक्टिव। यहाँ पर इन्होंने एक अलग स्टेज, ये देखो क्वेश्चन बनेगा आपका, क्या बनेगा, जो इसने स्टेलनेस स्टेज और स्टेलनेस स्टेज और सैचुरेशन स्टेज को इसने एक वो दिया हुआ है, ठीक है। यानी इसके हिसाब से कितने कैटेगराइज कर दिए इसने, 5 कर दिए। तो ये जो यहाँ पर पोजीशन एक और दे दी है यहाँ पे, ये वाली कुछ यहाँ पर, ये वाली कौन सी है, स्टेलनेस। ये क्वेश्चन बनेगा आपका बाद और डिक्लाइन से पहले, डिक्लाइन से जस्ट पहले, ठीक है, हाँ मैच्योरिटी के जस्ट, मतलब सैचुरेशन पॉइंट आ गया वहाँ पे। दिस स्टेज इज नॉट अटेंडेड प्रॉपरली विल लीड टू द, और अगर यहाँ पर आपने नहीं कुछ ध्यान दिया तो प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल स्टेजेस हैं, और इसमें सम प्रोडक्ट विल हैव एन इंस्टेंट डेथ इमीडिएटली आफ्टर द इंटरव्यू। कुछ क्या होते हैं, कहते हैं धड़ाम से गिर जाना। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है जरूरी नहीं कि कोई प्रोडक्ट ट्रेवल करे, नॉट ट्रेवल करे, किससे, सारी स्टेज से, जैसे ही आया उसी समय लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया, तो वहां पर, ठीक है। लाइक दैट इन सम केस देयर विल बी इमीडिएट स्पार्ट टू द ग्रोथ एंड मैच्योरिटी फेज इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड and will stay there in the maturity period for a long time, ठीक है। तो इसमें, और इसको मैं पढ़ दे रहा हूं क्योंकि कई बार इसी में बीच में से लाइन उठा के पूछेगा। सक्सेस ऑफ दीज फेसेस डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर अप्रोच बाय द मार्केटर टुवर्ड्स द पैकेजिंग स्ट्रेटेजीज, रीपोजिशनिंग स्ट्रेटेजीज, मतलब पैकेजिंग का भी फर्क है, रीपोजिशनिंग का भी फर्क है, सो दैट द प्रोडक्ट स्टे इन द मैच्योरिटी फेज फॉर ए क्वाइट लॉन्ग पीरियड। मैच्योरिटी में लंबे समय तक रहना भी अच्छी बात है, ठीक है। परमानेंट प्लेस ऑफ द परसेप्चुअल नीड मैप ऑफ द कस्टमर, मींस कस्टमर की जो परसेप्चुअल का मतलब है कि वो क्या सोचता है, उसके बारे में क्या ओपिनियंस हैं, क्या उसको सोचता है कि ये कैसा मुझे सेटिस्फाई करेगा, उसे परसेप्चुअल नीड बोलते हैं। इन द सेम वे प्रोडक्ट ऑब्सोलेसिस ऑफन कॉन्ट्रीब्यूट्स द प्रीमेच्योर्ड, और अगर आप उसको क्या करेंगे, मतलब डिस्कार्डेड टाइप का, साइड रखा हुआ, नहीं ध्यान दे रहे, तो वो प्रीमेच्योर डेथ पे चला जाएगा, ठीक है। इवन आफ्टर इफेक्टिव मार्केट रिसर्च, इन द केस ऑफ द कंप्यूटर प्रोडक्ट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विल बी वेरी शॉर्ट बिकॉज द फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी। इन द बैंकिंग सेक्टर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिपेंड ऑन द वेदर द प्रोडक्ट इज अ कोर प्रोडक्ट और ऑगमेंटेड। देखो अब यहाँ पे बात आई, कोर प्रोडक्ट की जो लाइफ होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है, और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की अगर ढंग से लोग पसंद ना करें या उस पर आप इनोवेटिव ना हो तो इसकी जो है लाइफ कैसी हो जाती है, शॉर्ट होती है। कोर प्रोडक्ट में आपके ये सारे जो बेसिक प्रोडक्ट हैं वो आ गए, ठीक है। और इसके लिए क्या है, कोर प्रोडक्ट इसेंशियल प्रोडक्ट्स एंड नीड नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कंटेंट। These products will have to stable life. अकाउंट कोर प्रोडक्ट हो गए, उस पे जो हम लोग एटीएम फैसिलिटी देते हैं, आर्गुमेंटेड हो गया। एटीएम से थोड़ा सा और ऊपर चले जाओ, मतलब एटीएम कार्ड तो अब कोर में आ गया, लेकिन एटीएम कार्ड के साथ और क्या दे रहे हैं, ठीक है। ये जब बुक लिखी गई है उस समय इन्होंने एटीएम को क्या माना हुआ है, ऑगमेंटेड माना हुआ, लेकिन मेरा सोचना ये है कि अब एटीएम भी कहां पहुंच गया है, कोर प्रोडक्ट में, कोर प्रोडक्ट में, ठीक है। ऑगमेंटेड में तो आपका जो ये डिजिटल लॉक, ये डिजिटल करेंसी वाली चीजें चल रही है ना, दे रहा है सर, क्या बोलते हैं, क्यूआर कोड देते हैं जो हम लोग सेविंग वो भी अकाउंट ऑगमेंटेड प्रोडक्ट है। कल को टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी तो कुछ नया आ जाएगा, कलेक्शन ऑफ चेक, डोर स्टेप पे फैसिलिटी देना बैंक का, हाँ ये है, ठीक है। तो अब मान लिया चेक ही खत्म हो जाएगा तो वो डोर स्टेप भी खत्म हो जाएगा,
ठीक है। Augmented product are products which are developed from formal product by combining two core product और adding value of the product। मतलब या तो दो प्रोडक्ट को मिला के एक नया बना दिया या एक प्रोडक्ट में कुछ और वैल्यू डाल दिया वहाँ पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑगमेंटेड प्रोडक्ट चेंज ओवर द ईयर्स विल, देखो ये लिखा हुआ है चेंज ओवर द ईयर, विल कंटिन्यू टू चेंज। डिकेड बैक, अब देखो यहाँ लिखा हुआ आ गया वो बात जो बोला था। उसने कहा आज से 10 साल पहले ये क्या था, एटीएम क्या था, ऑगमेंटेड था, लेकिन आज क्या हो गया, ये कोर प्रोडक्ट हो गया। देखो लिखा ना, ये लिखा जो मैं बोला था आपसे, ठीक है। द पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग हैज चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर एंड ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स। इन द प्रेजेंट डे सिनेरियो अ कोर सेविंग बैंक विल इंक्लूड एन एटीएम डेबिट कार्ड। तो ये सब चीजें ऑगमेंटेड प्रोडक्ट ही आजकल ये कोर में आ जाएगी, ठीक। प्रोडक्ट लाइन ऑफ ए बैंकर, प्रोडक्ट लाइन्स ऑफ ए बैंकर, तो इसने बोला हुआ थ्रो डिफरेंट प्रोडक्ट cater to different segment. There are certain product like core product which cater all segment. Likewise, different banker market, they are different product in the different name, though they have common feature। तो कई बार क्या होता है, सब लोगों ने अपने अपने प्रोडक्ट के नाम अलग है लेकिन फीचर उनके अलग सेम है। द आइडिया ऑफ दिस मेक द कस्टमर इन आइडेंटिफाई द बैंक विद द पर्टिकुलर नेम। तो उसकी कि भैया कोई जैसे एक स्टेट बैंक में फ्लेक्सी लोन करके आता है, ठीक है, तो उसमें शायद ओवरड्राफ्ट हाउसिंग लोन होता है, तो वो लोग उसी नाम से जानते हैं। दिस इनिशिएटिव ऑफ बैंक्स टू क्रिएट रिकॉल फॉर द प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज ब्रांडिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था सर, ब्रांडिंग वाला। ब्रांडिंग वाला Last क्वेश्चन आया था पिछली बार। क्रिएट रिकॉल करने के लिए ब्रांडिंग को बोलते हैं। सर आप दिस पिछली बार एग्जाम इनिशिएटिव, दिए थे क्या रिटेल का? क्या चीज? नहीं, अभी जो सर सवाल पूछे थे मैं उनसे पूछती थी। तो दिया होगा तभी बता रहे हो, ये प्रीवियस हो ईयर सकता से है मैं कहीं दिए थे देखा मैडम। होगा, दिया होगा दिया होगा। तो कितने मार्क्स आए थे? वो फिर पढ़ना क्यों पड़ रहा है? एक बात आपको बताएं, सुनो, क्योंकि हमको डर जैसे बहुत लग रहा है सर। दोनों पेपर तो निकाल लिए रिटेल में सबसे ज्यादा। मेहनत करो, 3 दिन है आपके पास। हाँ, मैं हाँ ये कह सर, रहा था 2 दिन आपसे इसीलिए छुट्टी भी कि ले कई लिए बार कि क्या कल। होता है कि आप एग्जाम देने जाते हो और पास हो जाते हो, तो आपकी उस एग्जाम के प्रति फीलिंग होती है ठीक है मेहनत की पास हो गए, लेकिन कई बार कुछ लोग 3-3 4-4 बार में पास होते हैं, केवल उनको एक लॉस हुआ, क्या, कि उनको 3 बार का इंक्रीमेंट मतलब वो डिले मिला। बट डेफिनेटली मैं मानता हूं कि उन्होंने आपसे ज्यादा पढ़ा, अगर पढ़ पढ़ के कर वही रहे तो हैं, सर, 3 बार और उनकी पढ़ा तो नॉलेज भी पढ़ा ही ज्यादा, होगा, मेहनत भी हाँ करी। नॉलेज भी उनकी ज्यादा होती है और उसको लॉन्ग टर्म में थोड़ा और बेनिफिट करता है डेफिनेटली, हाँ ठीक है। वो तो बात है सर। कोई क्योंकि सर पता है, आईएएस हिम्मत पहले टूट अटेम्प्ट में बन जाती है जाए, बड़ी जल्दी। कोई 3 अटेम्प्ट में बने, तो डेफिनेटली वो कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस तो गेन करता ही है भाई। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो, तो द इनिशिएटिव ऑफ बैंक्स टू क्रिएट रिकॉल फॉर द प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज ब्रांडिंग। बैंक्स बेसिकली अडॉप्ट 2 टाइप ऑफ ब्रांडिंग। अब एक और बात आ गई कि ब्रांडिंग, अब जैसे पिछले बार उसने ब्रांडिंग पूछा, इस बार कि ब्रांडिंग कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो उसने पहला बोला हुआ प्रोडक्ट ब्रांडिंग, पहला क्या बोला हुआ, प्रोडक्ट ब्रांडिंग, और दूसरा क्या है, पहला वाला प्रोडक्ट कॉर्पोरेट ब्रांडिंग और ब्रांड। दूसरा वाला कॉर्पोरेट corporate ब्रांडिंग। branding. is intended to create recall about the banks itself. More of branding initiative by bank will be discussed separately. Branding initiative by bank will help to develop the definite business through that product by developing product specific strategy. अगर वो product specific strategy पे काम कर रहा है and they do that exercise for different product. These product include core products एज वेल एज, और ये जो ये प्रोडक्ट होते हैं जो जिसमें आप डेवलपिंग करते हैं प्रोडक्ट की, तो या तो कोर या ऑगमेंटेड प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। फॉर कोर प्रोडक्ट देयर नीड नॉट बी मच मार्केटिंग ओरिएंटेशन,
बट ऑगमेंटेड के लिए टू सक्सीड देयर शुड बी ए कंक्रीट एफर्ट फॉर द मार्केटिंग एंगल फॉर द, तो अगर पूछा जाए कि कौन से प्रोडक्ट के लिए ज्यादा मार्केटिंग करनी पड़ती है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। लेट्स ट्राई टू एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट नॉर्मली मार्केट वाइज। तो बैंक के ये प्रोडक्ट है, डिपॉजिट या लाइबिलिटी, एसेट या लोन और अदर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अब वो वाला पार्ट आ रहा है कि जिसको बहुत ज्यादा नहीं देगा, आप सिंपल देखते जाइए, कुछ नहीं है। डिपॉजिट प्रोडक्ट में आपके तीनों आ गए, ठीक है। कासा बोलते हैं। अब कासा में देखो, एक तो कोर करंट अकाउंट है और एक कौन सा है, ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड में क्या बोला उसने, उसने बोलेगा कि आपसे कुछ भी वो नहीं ले रहे हैं, क्या चार्जेस नहीं लेते हैं, मिनिमम NEFT चार्जेस charges नहीं है, तो ऑगमेंटेड हो गया। आपका इमीडिएट क्लियरिंग है, बट बैलेंस उसमें आपको 5 लाख से ज्यादा रखना है हमेशा, इस तरह की बात है, ठीक है। और ऐसे ही सेविंग बैंक में, ये सेविंग बैंक ऑगमेंटेड है, ठीक है। तो बेसिक सेविंग बैंक चेकबुक डेबिट कार्ड, और यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू एडिशन आ गए, लाइफ, नॉन लाइफ, पर्सनल एक्सीडेंट, स्वीप इन स्वीप आउट, ये कौन सा प्रोडक्ट है, ऑगमेंटेड है, ऑगमेंटेड। ठीक है। तो करंट अकाउंट के ऑगमेंटेड में क्या है, ये प्लस है, जो प्लस लिखा हुआ है ये ऑगमेंटेड की कैटेगरी है, ठीक है। ऐसी टर्म में आए, टर्म में क्या बोलता है, रिकरिंग है, फिक्स है और कंबाइनिंग ऑफ टर्म है। तो कंबाइनिंग ऑफ टर्म में क्या होता है आपका, इधर तो बोला उसने कि मंथली बेसिस पे हो रहा है और इंटरेस्ट मिल रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी और मिल रही है आपको, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट में फिक्स पीरियड के लिए, और आप इंटरेस्ट उसमें मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयर ले सकते हैं। इंटरेस्ट ऑल्सो री इन्वेस्टेड ऑन द प्रीवियल ऑन द मेच्योरिटी। और कॉम्बिनेशन में क्या है, रिकरिंग और एफडी दोनों साथ साथ हैं। कैसे, फर्स्ट पार्ट विल बी इन द फॉर्म ऑफ आरडी एंड द सेकेंड पार्ट विल बी ऑन द ट्वेंट। तो उसमें क्या करता है, आरडी खुली हुई है, जैसे ही 1 साल हुआ तो उसे उठा के आपकी एफडी में कन्वर्ट करा, आरडी चल रही, फिर 1 साल हुआ तो क्या करता है, इस तरह से वो कर सकता है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ आरबीआई डायरेक्टिव, तो यहाँ पर कोई ऐसी बात, whether designated as savings account, savings बैंक अकाउंट, सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट। अच्छा, आप लोगों ने एक बात गौर करी, सेविंग बैंक का पूरा नाम, अच्छा, देखना, अभी कई लोग कहेंगे आज तक हमने ध्यान नहीं करा, इसमें एस लगा होता है। सेविंग बैंक नहीं होता, सेविंग्स बैंक होता है सर। या सेविंग्स अकाउंट या सेविंग्स हाँ। बैंक अकाउंट या सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। इधर लगा दो ना, तकिए लगा दो। इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सामने देखते रहिए, कुछ इंपॉर्टेंट होगी तो ही रुकूंगा मैं, क्योंकि हमारे को इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है। इसको आप ढंग से करके जाइएगा, एक क्वेश्चन आपका इससे और एक क्वेश्चन स्मॉल अकाउंट से आ सकता है, ठीक है। तो बेसिक सर हम लोग जो सेविंग बैंक, नॉर्मल सेविंग खोलते हैं वो तो बीएसबीडीए ही खोलते हैं हम ना, क्या करते हैं, नहीं नहीं, जो बीएसबीडीए ही खोलते हैं ना। बीएसबीडीए में एक General खास से बात होती है। इसमें क्या खास बात होती है, क्या नहीं होता उसमें, मिनिमम बैलेंस लिमिट्स रहता है। ये जनरल अकाउंट होता है। नहीं, जनरल बीएसबीडीए अकाउंट तो जनरल है, नहीं है, नॉर्मल जनरल बैंकिंग अकाउंट होता है। सर्विस अवेलेबल टू ऑल, वैसा ही होता है, बट उसमें जनरल shall में ओडी not मिलता है, have इसमें ओडी the नहीं मिलता requirement था। of any minimum balance, यानी जीरो बैलेंस, यानी जीरो क्या हो गया, बैलेंस। एक फैसिलिटी तो ये मिली उसे, ठीक है, और बाकी सारी फैसिलिटी मिलती है उसको, मतलब सारी फॉर्मेलिटी है, लेकिन एक तरह से पुअर पर्सन के लिए खुल रहा हो,
जिसके पास मिनिमम बैलेंस की वो रेट, ठीक है। और while there will no limit and number of deposit that can be made in a month, account holder will be allowed to maximum 4 withdrawal in a month. एक छोटी सी उनको यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन दे दी है, क्या? 4 विड्रॉल वाली, क्योंकि अगर ज्यादा विड्रॉल कर रहा है तो उसे जीरो बैलेंस नहीं, उसे क्या करना पड़ेगा? ज्यादा वो करना पड़ेगा, ठीक है। ये BSBDA अकाउंट में आपको क्या पूरा करना पड़ता है? KYC ML गाइडलाइन इशूड बाय द आरबीआई पूरी करनी पड़ती। अच्छा, मैं एक चीज बता रहा हूँ, सब लोग नोट कर लो। CKYC से रिलेटेड प्रोसेस को सब लोग सीख के समझ के जाना, ठीक है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आता है, CKYC को, ठीक है। CKYC अक्सर एग्जाम में CKYCR होता है सर, क्या होता है? CKYCR वो रिसीव सेंट्रल के प्रोसेस है वो। वो तो प्रोसेस होगा। और CKYC का रिकॉर्ड ये कहाँ होता है process पता है है। आपको? सेंट्रल डिपोजिटरी है ना सर, वो तो RBI के पास। सर सही बता, हाँ सरसाई पे। सरसाई की जो वेबसाइट है, रजिस्ट्री है, हाँ, सरसाई के पास CKYC का कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, होता है। ठीक है। जिनके 40 मतलब 60 मार्क्स भी जिसको लाने हैं ना, वो भी हिम्मत ना हारे, समय दे, बहुत सिंसियरिटी। देखो, अगर आप 1-2 मार्क्स से रहते हैं तो आपको उस समय ये याद आएगा कि कहाँ गुंजाइश आपने छोड़ी। सब बहुत तकलीफ होगा सर। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि दुनियादारी छोड़ दो, कोई नाराज हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन बुक को ढंग से पढ़ लो। जो टेक्निकल सब्जेक्ट है मैं करा दे रहा हूँ, लेकिन जो लर्न करने वाले फैक्ट हैं वो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ सर। चलो आगे देखते हैं। और अगर BCBD अकाउंट में उसने कहा इफ अ कस्टमर है एनी अदर एग्जिस्टिंग अकाउंट, तो उसको क्या करना पड़ता है? 30 दिनों के अंदर उस अकाउंट को बंद करना पड़ता है। कौन से अकाउंट को? BSBD अकाउंट। BSBD को, नॉर्मल खुलवा लेता है तब। ठीक है। और तो सर इसमें ये होता है कि वन टाइम में 50,000 नहीं होना चाहिए अकाउंट में, उससे ज्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए। हाँ, स्मॉल 4 अकाउंट लिमिट है स्मॉल इसकी। अकाउंट है। हाँ स्मॉल एक तो अकाउंट 4 विड्रॉल है, और स्मॉल बैलेंस अकाउंट कितना हो है सकता है इसमें? नहीं, दोनों में है। 50,000। सुनो, स्मॉल में भी इसमें तो रेस्ट्रिक्शंस कोई हैं, BCBD में भी रेस्ट्रिक्शन है। बस इसमें BCBD में शायद डबल बेनिफिट है, स्मॉल में और कम है। कोई सर मुझे 1 लाख विद इन 1 ईयर हो सकता है, पर एट ए टाइम 50,000 से क्रॉस नहीं होना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ, लेकिन इसको ऐसा इसमें तो करते हैं। कहीं नहीं क्रेडिट लिखा से सर अलाउ बुक करते हैं में। मेरे सर अरे इसमें। यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मेरी बात सुनो। आप देखो, सुनो, एक तो होता है उसमें डिपॉजिट, दूसरा होता है बैलेंस, ठीक है। तो BC बेसिक स्मॉल में और स्मॉल में, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट कितना कर सकता है एक महीने में? बताओ आप डिपॉजिट की लोग। लिमिट कितनी भी टाइम कर सकते इसमें हैं, सर 50,000 से ऊपर क्रॉस नहीं होना चाहिए। डिपॉजिट 1 लाख। और बैलेंस बैलेंस 1 लाख से ऊपर ज्यादा नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर में सर। और विड्रॉल विड्रॉल तो 10,000 सर 4 टाइम ही अलाउड है। 4 और टाइम, आप लेकिन डिपॉजिट के अमाउंट क्या है? ट्रांजेक्शन के मैक्सिमम 10,000 सर। नहीं है सर। सर इसमें सिर्फ ट्रांजेक्शन लिमिट है कि 4 बार विड्रॉल है और डिपॉजिट एनी टाइम कितनी भी बार कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, ये नीचे इनका लिखा हुआ है, इससे कंपेयर कर लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। स्मॉल अकाउंट वो अकाउंट है जहां पर उसके पास क्या नहीं है? ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। नहीं है। और इसके लिए समय कितना मिलता है? 1 ईयर 1 साल। 1 साल 1 मिलता है, साल। और But- एक्सटेंड कर सकते हो 1 ईयर। 12 महीने का टाइम और मिल सकता है, अगर वो प्रूफ दे आपको। किस बात का? कि क्यों नहीं उसका बन रहा है Identity। OVD, OVD अप्लाई करने का OVD प्रूफ क्यों दे नहीं तो, प्रेजेंट कर पा रहा है। ठीक है। अब देखो उसने क्या, एग्रीगेट ऑल क्रेडिट्स कितना 1 लाख। इन ए ईयर, 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, मंथली जो विड्रॉल है वो केवल विड्रॉल 10,000, ट्रांसफर भी। विड्रॉल या ट्रांसफर दोनों है, हाँ और बैलेंस कभी भी 50,000 है। तो ये चीज उसमें डबल है, क्या?
इसमें बीसी बीसी बेसिक स्मॉल में क्या है, 50 की जगह कितना है, 1 लाख 1 लाख है। और इधर कितना है क्रेडिट, 20,000। कितना? नहीं वही तो मैं आप बोले डबल है तो मतलब 20,000, तो वही पूछ रही हूँ। नहीं, ये क्रेडिट्स कितने होने चाहिए उसमें? नहीं क्रेडिट सर, मैंने पढ़ा है, ये कल ही पढ़ा था सर मैंने वेबसाइट से, तो वही है सर, 1 लाख होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर में दोनों बीएसबीडीए में? मैंने पढ़ा था जी। सर स्मॉल नहीं पढ़ा था मैंने, सिर्फ बीएसबीडीए ही पढ़ा था, उसमें यही कंडीशन थी जो स्मॉल में लिखी हुई है। अच्छा, दोनों में आपका 1 कहना लाख और सेम है? 50,000। नहीं सर, स्मॉल का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बीएसबीडीए में 1 लाख और 50,000 की कंडीशन कंफर्म है। चलो इधर ये सामने देखो। क्रेडिट्स अनलिमिटेड है सर बीएसबीडी में। अच्छा, ये आरबीआई 20 BD की में साइड से तो क्रेडिट्स की हुआ है। कोई वो नहीं है। इधर देखो इसमें जरा, हाँ सर, आप आपसे 100 रुपए ना महीने में 10 बार जमा करो, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितने ट्रांजेक्शन करने हैं बीएसबीडीए में। बट विड्रॉल जो है 4 है उसमें। हाँ हम्म। विड्रॉल ये सामने देखो। हो रहे, लेकिन आप डिपॉजिट कितना भी कर सकते अच्छा, डिपॉजिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है? मैंने कहाँ हैं। हाँ देखा था सर, ऐसा 100 कुछ। करके दिन में 10 बार कर लो, उसमें कोई कोई नहीं है सर। नहीं, अमाउंट 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 की बात कर रहा हूँ। अमाउंट सर वन मतलब 50,000 से ऊपर क्रॉस नहीं होना चाहिए उसका अकाउंट बैलेंस, बस यही है, उसकी लिमिट नहीं दी हुई है सर ट्रांजेक्शन की। अच्छा, बस इसमें एक बेनिफिट ये है कि इसमें जीरो बैलेंस में हम इसको खोल सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट हमको पूरे देने हैं। चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये दोनों अकाउंटों को आप लोग प्रॉपरली कर लेना। एक क्वेश्चन इसमें से कहीं पे फंस जाएगा आपका। ठीक है, बट ये तो स्मॉल मेरे अकाउंट के बैंक का बारे में स्कीम खुली है, है। ये तो मेरे बैंक का वेबसाइट खोला था सर आपने। अरे आप बोले थे तो मैंने मैम आप आप ही का खोल यूनियन दिया। बैंक में है? हाँ अच्छा, कहाँ यूनियन पे बैंक में मैम? कौन कौन से बैंक आए हैं? सर मेरा आया ना, आंध्रा आया कॉर्पोरेशन है, बैंक था ना पहले, कॉर्पोरेशन था ना सर आंध्रा पहले मेरा। कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन में है ना, और आंध्रा है। ठीक है, आंध्रा। चलो। फॉरेन रेमिटेंस स्मॉल सेविंग बैंक में, स्मॉल में नहीं आएंगे। स्मॉल अकाउंट्स आर वैलिड फॉर 12 मंथ और एक्सटेंडेड फॉर 12 मंथ। ठीक है, स्मॉलर कैन बी ओपन ओनली सीबीएस लिंक ब्रांचेस बैंक एंडर सच ब्रांच। ठीक है, इंटरेस्ट रेट की बात करें तो क्या कर दिया है, डीरेगुलेट कर दिया है। बैंक अपने आप दे रहे हैं इंटरेस्ट रेट, ठीक है, बट यूनिफॉर्म पॉलिसी रखनी है। और हाँ सर ये ईच बैंक विल हैव ऑफर यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट अप टू कितने तक, 1 लाख तक। ठीक है, irrespective of the amount in which within this limit, while calculating interest on such deposit apply uniform report end of the day balance। तो डे बाय डे बैलेंस में चलता है। अच्छा, हाँ, लेकिन सर कंपाउंडिंग कब होती है, कोई क्रेडिट आंसर दे क्वार्टरली सकता है होता मेरे है को? ना सर? कंपाउंडिंग कब होती है सेविंग बैंक के, उसकी लोन की, सेविंग बैंक में जो डिपॉजिट होता है उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी कंपाउंडिंग कितने टाइम पर होती है? क्वार्टरली सर। क्वार्टरली। हाँ वही तो। मुझे थोड़ा सा डाउट है आपकी बात पर। क्रेडिट होना अलग बात है, कई बैंक तो मंथली दे रहे हैं, सुना है आपने कभी? नहीं, हमारे यहाँ तो क्वार्टरली है सर। जो आरबीआई है उसने कहा दे रहा हाफ सर। ईयरली जरूर देना है, बट कई बैंकों ने क्या कर दिया से, मंथली, हमारे यहाँ तो क्वार्टरली है। कई जो प्राइवेट बैंक टाइप के हैं ना, ये देखो, ये स्क्रीन पे देखिए जरा। एज पर न्यू आरबीआई मैंडेट इंटरेस्ट ऑन सेविंग कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस बेस्ड ऑन योर क्लोजिंग अमाउंट, द इंटरेस्ट accumulated विल बी क्रिएटेड ऑन योर अकाउंट ऑन हाफ ईयरली बेसिस और क्वार्टरली क्वार्टरली बेसिस। डिपेंडिंग ऑन द सेविंग अकाउंट टाइप एंड द बैंक्स रूल। यानी बैंक ने क्या करा है, लिबर्टी दे दी है, बट हाफ ईयरली में तो आपको जरूर करना पड़ेगा। हाफ ठीक है, ईयरली क्वार्टर। और कंपाउंड की जो बात आ रही है, कंपाउंड का मेरे को इसका आंसर जैसे है, सर कैलकुलेटेड डेली बेसिस का मतलब ही है कंपाउंड कंपाउंड होगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होता। आप जब लोगों वो को सिंपल इंटरेस्ट देता है सेविंग अकाउंट पे। उसका देता है जब आपके अकाउंट में आ जाता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली कंपाउंड की तरफ जाता है। बट हम्म,
अरे आप लोग कोई कंफर्म करो इस बात को, कंपाउंड इंटरेस्ट सेविंग। यहाँ पर थोड़ा HDFC लाइफ में था, at the most question answer basic करेंगे। level banks offer compound interest. The interest you earn every 6 months is added to your saving for the next 6 months you can। वही तो चीज है सर। अरे आप लोग कोई आंसर क्यों नहीं दे रहे इस बात का भाई? सर ये तो सोचा भी नहीं कभी कि कंपाउंड भी करना है इसमें। चलो कहीं से देख लेना, अगर कहीं से मिल पाए आपको ना। देखो हाफ ईयरली का तो मेरे को कंफर्म है, लेकिन जो लोग क्वार्टरली इंटरेस्ट देते हैं क्या वो कंपाउंडिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपको दे तो रहे हैं, लेकिन जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो फैक्टर लेते हैं या नहीं लेते हैं? ठीक है, चलो और आगे देखो। 1 लाख से ज्यादा में आपको डिफरेंशियल रेट वो कर सकते हैं, ठीक है। और बल्क डिपॉजिट के लिए कितना माना जाता है? बल्क डिपॉजिट के लिए, बल्क डिपॉजिट किसको मानते हैं? जो बल्क डिपॉजिट मानते हैं वो किसको मानते हैं? 2 crore above, sir. 2 करोड़ है या 15 लाख है? 50 lakhs के above सर। बल्क डिपॉजिट में 2 करोड़ एंड अबव लिखा हुआ है, पर ये तो जो है बहुत पुराना सर्कुलर दिख रहा है मेरे को। जो हाँ SBI 2 का, करोड़ एंड अबव ही है सब जगह। सर जो SBI का सर्कुलर है उसमें तो हाँ। इंटरेस्ट रेट आता है तो हाँ। बल्क above 2 crore देता है। हाँ ठीक है, मैं इधर भी देख लिया मैंने वेबसाइट में। 2 करोड़ एंड अबव को किस कैटेगरी में लेते हैं? बल्क डिपॉजिट में, ठीक है। चलो बल्क करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट में एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, कहीं क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि करंट अकाउंट में एक नया रूल आ गया कि अगर 5 करोड़ एंड अबव की आपको लोन्स लिए हुए हैं कहीं से आपने, तो आप अदर बैंक में करंट अकाउंट नहीं खोलेंगे। ये सर RBI की गाइडलाइन है सर। हाँ, ये RBI का है। अगर आप खोलेंगे SBI में हम तो लेते हैं सर। हाँ, तो कौन सा अकाउंट खोलेंगे? एस्क्रो अकाउंट या एसक्यू अकाउंट। और कलेक्शन अकाउंट। कलेक्शन अकाउंट खोल सकते हैं, कलेक्शन अकाउंट। बट इसकी Collection- परमिशन आपको सारे मेंबर से लेनी पड़ेगी, और इसका पैसा जो भी इसमें आएगा वो वापस लेंडर बैंक को रेमिट होगा यहाँ से, तब वो जो करना करेगा। 3 ठीक दिन है। का या 4 कलेक्शन एक अकाउंट वीक क्या का होता रहता है है? सर। हाँ है। कलेक्शन अकाउंट क्या होता है? कलेक्शन अकाउंट में बताता हूँ, जैसे आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज होती हैं, बच्चों की फीस लेती हैं, हम्म तो वो एक पर्टिकुलर अकाउंट नंबर देती हैं, हम्म और कुछ और काम करना होता है तो दूसरा अकाउंट देती हैं। ऐसे ही मेरे यहाँ है। कंपनियां भी क्या करती हैं, मान लिया ट्रेडिंग अकाउंट खोल रखा तो उसके लिए अलग अकाउंट दे देंगी, मशीनरी अकाउंट खोला हुआ तो दूसरा दे देंगी, नॉर्थ रीजन से कलेक्शन आना तो उसका अलग दे देंगी। हम्म, ठीक है, तो इनको समझ बोलते हैं गई। कलेक्शन अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट में इस बात का ध्यान रखिएगा, करंट अकाउंट के नॉर्म्स आ जाएं तो 5 करोड़ प्लस वाले जो भी लोन्स फैसिलिटी लिए हुए हैं उनके लिए अदर बैंक में परमिशन नहीं है, बट बैंक्स आपस में एक दूसरे के वहां भी कोई भी अकाउंट खोलेंगे उनके लिए वो जरूरी नहीं है। ठीक है, टर्म डिपॉजिट में कुछ खास नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिपॉजिट स्कीम, इसमें क्या होता है, सेविंग बैंक और करंट अकाउंट एक साथ चलते हैं, और जो भी मिनिमम बैलेंस होता है, मान लिया आपने 5000 का खोला, आपके अकाउंट में 8000 हो गए, तो क्या करेगा, 3000 की क्या बना देगा आपकी वो एफडी बना FD लो। एफडी बना देगा, इस तरह स्वीप करता है। फैसिलिटी। अच्छा, सेविंग के साथ भी एफडी चलता है सर? हाँ सेविंग के साथ चलता है, लेकिन वो उतना पैसा उठा करके आपका स्वैप करके एफडी हाँ, में डाल स्वैप देता है। करके। हाँ, हमारे यहाँ पे ठीक है, यही वाला है। वन क्वेश्चन आपका ये आ सकता है, कौन सा, केवाईसी। केवाईसी पॉलिसी में की एलिमेंट क्या है?
कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो इसमें कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी में तो क्या हो गया आपका, जो आप डॉक्यूमेंट लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में 3 कैटेगरी है, कौन सा, लो, मीडियम और लो, मीडियम, हाई। हाई। लो वाले में आपको केवाईसी री केवाईसी कब करनी पड़ती है, 10 साल में, 10 years 2 और 8 इसमें 10 है सर, 8, 8 ठीक है। 10 जी। 2 अच्छा, साल। अब आता है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। वो भी वैलिड तो ऑप्शन केवाईसी का डॉक्यूमेंट। पूरा, इसमें कस्टमर एक्सेप्टेंस में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। देखो, केवाईसी और ओवीडी तो यहाँ आएगा, ये ऊपर वाले में यहाँ हम बोल सकते हैं कि जैसे टेररिस्ट है, वो आपको डॉक्यूमेंट भी दे रहा है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग है, डॉक्यूमेंट भी दे रहा है, तो उसका अकाउंट आप नहीं खोलेंगे। नहीं खोलेंगे, ठीक, कस्टमर एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे। और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन में सीटीआर और एसटीआर एसटीआर। सीटीआर कब जमा होती है, नेक्स्ट मंथ के, हाँ नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ में कितने दिन में, 15 दिन तक। 15 दिन में। और एसटीआर नहीं, 10 दिन का कैसे, ऑब्जर्वेशन प्लस 7 days। 7 डेज 7 डेज, ठीक। ठीक है। और एसटीआर में वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 2 रुपए की हो या 0 रुपए की हो, लेकिन एक्टिविटी उसने जो करी, अगर एक्टिविटी सस्पेक्टेड है तो आप रिपोर्ट करेंगे। सर फिर कैसे पता चलता है एक्टिविटी मतलब सस्पेक्टेड है, जैसे एग्जांपल में? एक्टिविटी जैसे उसने कलेक्शन के लिए एक चेक लगाया, उस चेक में आपने देखा कि सिग्नेचर गड़बड़ हो रखे हैं, आपको फोर्ज लगा, तो सस्पेक्टेड है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। ये बात ध्यान रखना, कई बार एसटीआर में ऐसा क्वेश्चन, मैं अगर एग्जामिनर होता तो ऐसा क्वेश्चन में आता कि एक ने 2 लाख का ट्रांजेक्शन किया, एक ने 2 लाख का चेक सबमिट किया लेकिन फोर्ज निकला, दूसरे क्या है, उसने डेबिट किया लेकिन लास्ट टाइम पे पकड़ लिया गया तो उसका रिवर्स कर दी गई एंट्री। कई बार ऐसा भी होता ना, डेबिट भी हो गया, पास भी हो गया, लेकिन तब भी पकड़ लिया, तब भी एकदम हाँ से सर, मेरे साथ इंफॉर्मेशन आ केस गई। ऐसे एक बार हुआ है। हाँ, तो ये सब एसटीआर में आती है। सर आरटीजीएस को उसने रितिगेस लिख लिया था, अपना नाम लिख बना लिया था। क्या किया था, जैसे आरटीजीएस लिखा था ना, किसी को आरटीजीएस के लिए चेक देते हैं, तो किसी कस्टमर का गिर गया था प्रीमाइसेस में, तो अच्छा किसी को अच्छा, मिल गया था, तो उसने आरटीजीएस को अपने नाम लिख दिया था, रितिगेस। अब सोचिए ऐसा नाम तो आज तक मैंने अच्छा सुना नहीं है, ये नाम कैसे आ गया रितिगेस? फिर हम लोग अच्छा, जब उसको पकड़ने की कोशिश की तब भाग गया प्रीमाइसेस छोड़ के। चलो यहाँ देखो, वन डिस्टेंट फोटोग्राफ, ये सब चीज है, ये एक पॉइंट है। देखो, ओपनिंग एन अकाउंट अदर देन ए टाइम डिपॉजिट नॉट एक्सीडिंग 50,000 एंड BSBD अकाउंट विद द बैंक रिक्वायर्ड टू कोड परमानेंट नंबर। तो 50,000 वाले में क्या है, 50,000 क्या है, कैश डिपॉजिट विद बैंक एक्सीडिंग 50,000 रिक्वायर क्या, पैन नंबर। अच्छा, अब जो है केवल फॉर्म 60 लगता है, पहले फॉर्म 60 और फॉर्म 61 लगते थे, ठीक है। डिपॉजिट अकाउंट में इसमें सर मेरी एक जिन लोगों क्वेरी ने थी सर। है, हाँ बोलो सर इससे रिलेटेड नहीं है, वो दूसरा टॉपिक है बोलो। सर। अगर मैं प्रोविजनिंग कर रही हूँ सर, तो एक अकाउंट है जिसमें 10 लाख का सर आउटस्टैंडिंग है, हाँ और 7 लाख उसकी सिक्योरिटी है मेरे पास, हाँ और वो सर सब स्टैंडर्ड अकाउंट है। तो सर ठीक है, मैंने ना, मैं यूट्यूब पे देखा था सर, उसने गलत करी है सर प्रोविजनिंग ना। तो उसने क्या किया है, सब स्टैंडर्ड में ना सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड अलग अलग कर दिए है, ठीक है। हाँ और बल्कि टूर सर ने बताया था कि अगर सब स्टैंडर्ड है तो आप बस ये देख लो कि कौन सा अकाउंट है, उसके ऊपर वो वाली प्रोविजनिंग होगी। डिफरेंशिएट नहीं करना है, दोनों को अलग अलग नहीं करना है। टूर सर ने ऐसा बताया था, हाँ, नहीं ऐसा तो मेरी यूट्यूब उनसे वाले ने बात मुझे भी हुई अलग थी, अलग बताया। मेरी उनसे बात भी हुई थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि सब स्टैंडर्ड में केवल सिक्योर्ड पोर्शन, सिक्योर्ड पे ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि कितना परसेंट करते हैं, 15%। 15%। बट बुक में लिखा हुआ है कि 15% और 25%। पता नहीं क्यों, क्या कहाँ पर
मैं गैप कर रहा हूँ, कहाँ पर और कर रहे हैं, कहाँ पर सर कर अब रहे सर वहाँ पे क्या करेंगे सर? टू सर कुछ और बता रहे हैं, वो लोग कुछ और बता रहे हैं सर, इसमें हमारा थोड़ा सा पेपर मैं गलत बोलना मिलेगा। चाहता हूँ। हेलो सर। हैं। हाँ सर ये जो सबस्टैंडर्ड की बात है, इसमें लिखा गया है अगर उसमें उस अकाउंट में सिक्योरिटी का वैल्यू 10% से कम है, हाँ उसको अनसिक्योर्ड माना जाएगा। और तो सर वो तो ऐसे ही 10%। अनक्लियर हो जाता है ना। जी जी। हाँ ठीक है, ठीक है, एक बार बोलने दो इनको पहले पूरा। हाँ, हाँ तो अगर सिक्योरिटी 10% से ज्यादा होगा तो इसको हाँ सिक्योर्ड माना जाएगा। उसी हिसाब से ये अनसिक्योर्ड होगा तो इसमें टोटल के ऊपर 15% लगेगा। सॉरी, अच्छा अच्छा अनसिक्योर्ड अच्छा। होगा तो 25% का लगेगा। अगर एग्जैक्टली सिक्योर्ड होगा। यही आपने भी यही हाँ बताया था सर। हाँ ठीक सर है। टू सर ने भी यही बताया, लेकिन जो मैं दूसरे चैनल की बात कर रही हूँ ना, उन्होंने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया, एक पे 15% लगा दिया, एक पे वो, और गलत आंसर है सर वो। नहीं ये 100%। तो मेरे भी जानकारी में आ गया था, तो मैंने बकायदा सर को फोन करके पूछा ये बात। तो उन्होंने मुझे स्पेशली यही बात बताई जो अभी हो रही है, कि सब स्टैंडर्ड वाले केस में हम लोग जो है वो नहीं करते। अलग अलग नहीं मतलब करते ना सीधे सर, अलग जैसे अलग हम नहीं करते। जैसे ठीक हम है। डाउटफुल में अलग अलग कर देते हैं सर, हाँ तो इसमें नहीं होगा ना सर। पता, अब अब ये हम आंसर देखो, कहाँ से निकालेंगे सर बैंक में, वहाँ पे यह पेपर देखो में? सामने देखो जरा। सब स्टैंडर्ड अकाउंट रिक्वायर्स प्रोविजनिंग ऑफ 15% ऑन सिक्योर्ड पोर्शन एंड 25% ऑन अनसिक्योर्ड एक्सपोजर। सर ठीक ये तो है। पता है हमें, लेकिन हाँ उन्होंने अलग अलग कर दिया और सर दोनों को फिर बाद में प्लस कर दिया, वो तो गलत हो गया ना सर आंसर। अब वो वही तो डिस्प्यूट यही तो हो रहा है। सर हम पेपर में क्या करेंगे लेकिन अब एक चैनल कुछ और बता रहा है, दूसरा चैनल कुछ और बता रहा है सर, सर फिर क्या करेंगे? IIBS से पूछ लीजिए सर क्या करना है, तुम बता नहीं दो, नहीं आप बच्चे सही देखो, आंसर करके आएंगे। after 12 month एज substandard it gets the doubtful and requires a secured portion, ये तो वही बात लिखी है। अच्छा इसमें एक बात देखो, ये लिखा सिक्योर्ड पोर्शन और ये लिखा हुआ है अनसिक्योर्ड एक्सपोजर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनसिक्योर्ड पोर्शन और एक्सपोजर, इसको जो है छोड़ना पड़ेगा सर क्वेश्चन, है ना? कुछ नहीं, छोड़ना तो नहीं है, छोड़ना तो नहीं है, लेकिन देख लेना अगर उसमें ऑप्शन ही ना आ रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है आपका। सर क्या आ रहा ऑप्शन ना होगा आ रहा हो, फिर। मतलब एक ही ऑप्शन से आपका आंसर आ रहा हो, ओवरऑल लेके आ रहा हो तो ओवरऑल लेके कर देना, और अगर आपका ब्रेक करके आ रहा हो तो ब्रेक कर देना, और अगर दोनों ऑप्शन है तो डेफिनेटली ABCD लगा प्रॉब्लम दे। वाली बात। चलो, अब देखो मैंने एक आपसे कहा था कि CKYC वाला क्वेश्चन आपके उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो सरसाई जो है ऑथराइज्ड एजेंसी है जहाँ पे CKYC के रिकॉर्ड लिए जाते हैं, और इसमें दो चीजें होती हैं। क्या होता है, एक तो उसने बोला हुआ mention the rule as required by the revised KYC templates prepared for individuals and the legal entities as the case may be, RE shall take the following step। इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अब CKYC किसके लिए भी कंपलसरी हो गई है। इंडिविजुअल्स के लिए। नहीं, इंडिविजुअल्स के लिए तो पहले से थी, नॉन इंडिविजुअल सर। नॉन इंडिविजुअल्स के लिए भी अब कंपलसरी हो गई है। हाँ सर, नॉन पहले इंडिविजुअल। हाँ, पहले उन्होंने इंडिविजुअल्स के लिए शुरू की थी, लेकिन अब सबके लिए शुरू हो गई है। ठीक है। नॉन इंडिविजुअल मतलब सर जो करंट अकाउंट खोलते हैं, हाँ, किसी के इंस्टीट्यूशंस नाम जो पे। है, कंपनी है, हाँ कॉर्पोरेट है ना, उनके लिए। उनके लिए। ये लो रिस्क वाली जो बात बताई थी हमने, टाइम वाली ना, वो बता रखी है। अब यहाँ पे लोन प्रोडक्ट में आ गया। लोन में आपके रिटेल प्रोडक्ट जो इतने तरह के होते हैं, ठीक है। अदर अदर प्रोडक्ट में आपकी NEFT, RTGS, मोबाइल बैंकिंग, ये सब चीजें आ गई। एक बात ध्यान रखना, नेक के मामले में अभी एक चेंज आया है कि वो कब लगेगा, हॉलीडे में भी लगेगा, मतलब आपके खाते में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। ये को एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ लिए। ऑफ बिल मीन्स अंडरटेकिंग बाय द बैंक टू मेक पेमेंट ऑफ द ड्रॉयर ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट इवन इफ बायर इंपोर्टर फेल्स टू मेक पेमेंट ऑन द डेट। मतलब कि बैंक भी उसमें एक्सेप्टेंस दे रहा है इंपोर्टर के अलावा।
पहले में तो नॉर्मल में बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन एक्सेप्टेंस देता है भाई? एक्सपोर्टर, इंपोर्टर। और आपका इधर से गुड सर्विस जाती है, यहाँ से बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस होती है किसकी? इंपोर्टर की। बट को एक्सेप्टेंस में जो बैंक है वो बैंक भी क्या दे रहा है यहाँ पे? को एक्सेप्टेंस दे रहा है कि वो नहीं देगा तो मैं दूंगा। फी बेस्ड सर्विसेज हो गई, आपका सब कुछ होगा। हाँ, अब आया जो असली आपका वो आया न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगेन वो चीज आ गई जो मार्केटिंग वाली है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपका पक्का वाला है, इसका सीक्वेंस आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है? आइडिया जनरेट होता है, आइडिया जनरेशन, आइडिया की स्क्रीनिंग होती है, कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग होती है, बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस किया जाता है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड कॉमर्शलाइजेशन। यानी प्रोडक्ट डेवलप हुआ, उसको मार्केट में टेस्ट किया और ओके हुआ तो कॉमर्शलाइजेशन। और इसी के बाद फिर अगर आप एक और जोड़ें तो इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट जब बाजार में जाता है तो जो सजेशंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये वन क्वेश्चन मैंने बता दिया, आ सकता है आपका। ठीक है, और न्यू प्रोडक्ट आइडिया में एक वो होता है ना, स्टाफ मेंबर अंडर स्टाफ सजेशन स्कीम। ठीक है, members are requested to freely vent their idea। वेंट माने समझते हो? वेंटिलेशन, कि आपके मन में गुबार आ रहा है, सोच रहे हैं आप, वो होगा। ठीक है, जो भी आ रहा है बता दीजिए, बता दो। ठीक है, और कई बैंकों ने ऐसा किया हुआ है कि नया आइडिया देने पर चाहे वो सक्सेसफुल हो या ना हो, आपको कुछ ना कुछ प्राइज मिलता ही मिलता है। एसबीआई में देते हैं सर। सर हमारे SBI बैंक में एसबीआई भी में देते थे मिलता है पहले, सर, स्टाफ कॉर्पोरेशन में। में भी देते थे। कितना, 2000 रुपए है या 501 रुपए? अगर सर वो उनको नाम अच्छा लगेगा, जैसे कोई प्रोडक्ट का नाम रखना होता था, कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर जिसका नाम पसंद आता था उसको फिर कुछ भी 5000 या कुछ भी उनको कैश मिलता था। हाँ, देते हैं। ठीक है, अच्छा अब आया आइडिया को स्क्रीनिंग करना। स्क्रीनिंग करना का मतलब आप अब एनालिसिस होगा, वहाँ पे एनालाइज्ड होगा। कैसे, क्या करते हैं उसमें? देयर इज फेल्ट नीड, क्या ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत है, और इज इट एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। क्या ऐसा तो नहीं कि ये जो अभी हमारा प्रोडक्ट चल रहा है इसी में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाएगा, हैंडल कर पाएगा। इज द न्यू प्रोडक्ट अवर एग्जिस्टिंग लाइन एंड न्यू लाइन ऑफ बिजनेस। मतलब वो एग्जिस्टिंग लाइन का प्रोडक्ट है या कोई न्यू लाइन लेके आ रहे हैं आप उसमें। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट आर टेस्टेड। द आइडिया हेयर is to test the product concept itself by taking the feedback from the customer about their understanding। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और बिजनेस एनालिटिक का मार्केट। उसके बाद क्या होगा, जब मार्केट में जाएगा, दिस विल बी बेस्ड ऑन द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे आप कि क्या इससे फायदा है या नहीं है। ठीक है, और कस्टमर व्यू पॉइंट से भी और बैंकर दोनों का पॉइंट देखेंगे कि भाई ठीक चलेगा या नहीं चलेगा, चल रहा। ठीक है, एनालाइज द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द बिजनेस प्रॉफिट एंड ऑल्सो इफेक्ट द एक्सपेंशन और रिटेंशन ऑफ द कस्टमर। अब हुआ एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हुआ टेस्ट मार्केटिंग और कॉमर्शलाइजेशन। अब वो प्रॉपरली उन्होंने प्रोडक्ट को डेवलप किया और उसको टेस्ट मार्केटिंग के लिए लॉन्च कर दिया। जैसे यहाँ पे बोला हुआ है कि गुड एग्जांपल दैट अबव स्टेज of the above stage in the new product development is the marketing of deposit cum credit link product of public sector bank in the past। The bank developed a new product of working women। उनको आरडी खोलते थे, वो 4-5 महीने की आरडी होते ही उन्हें आफ्टर 3 month दे कैन अवेल ए फ्लेक्सी लोन ए फिक्स मल्टीपल ऑफ द आरडी इंस्टॉलमेंट। उनको उसमें से दे देते थे कुछ। तो ये प्रोडक्ट है, एसबीआई में था, पता नहीं और किसी बैंक में है या नहीं है, नहीं पता। मेरे यहाँ से सेविंग पे है, वो ऑटो ऑटो स्विप हो जाता है खुद ही, 5000 के बाद एफडी हो जाता है। नहीं, वो अलग चीज है, एफडी नहीं हो रहा। यहाँ पर आपने आरडी में 3 इंस्टॉलमेंट दी, आपके 3000 रुपए जमा हुए।
तो आरडी आपकी चलती रहेगी, वो उसी से आपको क्रेडिट दे रहे हैं। 3 दिया आपने तो 3 के बराबर आपको यानी 6 का क्रेडिट दे रहे हैं, ऐसा कुछ। नहीं ऐसा नहीं। कांस्टेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि जब आइडिया कोई देता है तो सामने वाला उसे समझ ही नहीं पाता है क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इन द बैंक मार्केटिंग वेयर कंपटीशन is the key word with lot of the players weighing with one another or to take their slice and grab the other slice of the cake। कितनी टफ इंग्लिश लिखी हुई है, क्या जरूरत थी इसको लिखने की यहाँ पे। सर इतना बेचारा मेहनत से पढ़ा होगा, बताना तो चाहिए और ना। ये लाइन क्वेश्चन में नहीं आएगी, बिल्कुल चिंता नहीं करो। इनवाइंग इनवाइंग होगा सर, इनवॉइंग विथ वन अनदर, एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं लेने के लिए। अच्छा, मतलब एक से कंपटीशन, गंदा कंपटीशन है सर द फॉलोइंग आर द सम कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन कौन से देख लो। एक तो हमारे जो कस्टमर बेस है वो कैसा है, हेट्रोजेनियस। अच्छा, ये उसमें आया था सैम्पलिंग वाले में। हाँ सर, क्लस्टर का 2 क्वेश्चन आया था। क्लस्टर वाला आया था। 2 क्वेश्चन आए थे सर, हम लोग सुबह रिवीजन किए थे बनाते। तो heterogeneity, the customer base in different branch is one of the external constant, ठीक है। would be difficult to develop new product satisfy the all, सब सारे कस्टमरों के अकॉर्डिंग नहीं हम डेवलप कर सकते। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस इज वेरी फास्ट, मतलब जल्दी से प्रोडक्ट क्या चले जाता है, आउट हो जाता है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। लाइफ साइकिल क्या होता है, बहुत छोटा हो जाता है उसका, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज अनदर कांस्टेंट इन द न्यू प्रोडक्ट। अब पहले से ही क्या कर रहे हैं, मोर देन प्रोडक्ट पहले से ही अवेलेबल है, अब फिर एक और डिपॉजिट का प्रोडक्ट ले आओ, तो ये थोड़ा सा दिक्कत का काम। और समटाइम्स द आइडिया ideation stage या आइडिया जनरेशन स्टेज इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट वुड बी अट्रैक्टिव बट इट वुड बी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट। मतलब आइडिया तो बहुत सुंदर लग रहा बट उसको प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने को बहुत डिफिकल्ट काम है। रेजिस्टेंस फ्रॉम द स्टाफ फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब कई बार क्या होते हैं कि नया प्रोडक्ट लाते स्टाफ बता रहे हैं लो वैसे ही वर्कलोड बहुत था, एक और प्रोडक्ट ले आए, तो ये सब दिक्कतें आती है, ठीक है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बोलता है प्रोजेक्ट का इवोल्यूशन। अब प्रोडक्ट क्या होता है, देखो ये हमने कहीं पढ़ा था, बताओ कहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था। कोड जेनेरिक एक्सपेक्टेड कोड, हाँ आर्गुमेंटेड जब हम प्रोडक्ट। होटल में स्टे करते हैं कहीं पर, क्यों करते हैं, पहला क्वेश्चन। सर वहाँ पे अपना घर नहीं होता, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं होता, तो क्या कर सकते, होटल तो में रेलवे रहते स्टेशन में हैं। क्यों नहीं रहते हैं, होटल में अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट, हाँ, पार्किंग, खाने पीने की हर मिलते हैं। सुविधा होती है। शेल्टर, सबसे चल, पहली हाँ, जरूरत है होटल में रहने का, भैया रात को सो जाएंगे, एक कमरा मिल जाएगा, बिस्तर मिल जाएगा, सो जाएंगे, सबसे पहली रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद पानी, खाना। हाँ, वहां पर क्या, जो हमारा बेड, अब होटल तो मिला लेकिन पता लगा चटाई बिछी हुई है, जैसे धर्मशाला होती थी किसी जमाने में, सर अभी भी तो होती है सर, अभी भी नहीं होती है। अभी भी। वो पुरानी जमाने की धर्मशाला देखते ना, तब बताते कि अभी भी होती है।
वो केवल रूम देते थे, आपको वहां पे जाके अपना बिस्तर लेके आना। अब तो धर्मशाला होटल से अच्छी हो गई है। सर वो रूम नहीं होते थे, वो तो हॉल होते थे। हाँ नहीं, रूम भी होते थे, बट आपको सारी व्यवस्था खुद करनी थी। ठीक है, तो अगर आप इस चित्र धर्मशाला को, इस किराया भी पिक्चर को लगता देख होगा रहे हैं, सर। यहाँ देखो जरा, देखो इसमें आपको समझ में आएगा कोर बेनिफिट होते हैं किसी प्रोडक्ट के। ठीक है, कोर बेनिफिट, बेसिक प्रोडक्ट होता है, एक्सपेक्टेड कुछ और, फिर ऑगमेंटेड में कहा, आपने कहा भैया बढ़िया टॉवल, आपका बेड आपका धुला हुआ होना चाहिए, बिल्कुल हाइजेनिक होना चाहिए। ठीक है, फिर पोटेंशियल में उन्होंने कहा जो है हमको खाना भी देंगे और घर से छोड़ने भी जाएंगे, स्टेशन से लेने भी जाएंगे। तो ऐसे ही बैंकिंग प्रोडक्ट में भी जो है आपके ये 4 स्टेजेस होती हैं, तो इसको आपको वो ध्यान में रखना होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के लिए बताया इसने सबसे पहले, जेनेरिक का मतलब जो बेसिक उसकी क्वालिटी है, एक्सपेक्टेड आप सोचते हैं इसमें कुछ और है, जैसे सेविंग बैंक में है कि आप कभी भी जमा करें कभी भी निकाल लें। और ये भी किसने दी है, प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी थियोडर लेविट ने दी थी, शुरू में देखा था आपने, और Yes. अभी इसकी भी जो ये दी है लेवल, वो भी इन्होंने दिया। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में आपने कहा कि चेक उसके बैंक के अकाउंट के साथ चेकबुक भी मिल जाए, एटीएम भी मिल जाए, इंटरनेट भी मिल जाए, घर से कलेक्शन की फैसिलिटी और एक रिलेशनशिप मैनेजर भी मिल जाए, तो ये चीजें होती है। ठीक है, तो बेसिक जेनरिक प्रोडक्ट जो बैंक में पुराने चलते थे। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में इसने बोला हुआ है कि कस्टमर्स मिनिमम परचेज कंडीशन कस्टमर एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट, द कस्टमर एक्सपेक्टेशन मे बी डिफरेंट ऑल्सो फॉर द सेटिस्फाइंग द बैंकर्स स्ट्रक्चरिंग द प्रोडक्ट। इसमें कहाँ वो लाइन लिखी है, ये आ गया, चेकबुक विड्रॉल स्लिप वगैरह वगैरह, कलेक्टिंग चेक फॉर द कस्टमर, ये लिखा हुआ। दीज एक्सपेक्टेशन आर मेट बाय इनकॉर्पोरेटिंग द फैसिलिटी ऑफ पासबुक और ये सब चीज एडिशनल फैसिलिटी। ठीक है, ऑगमेंटेड में बोलता है यहाँ पर एट देयर डोर स्टेप एंड अदर फ्री कलेक्शन ऑफ चेक कर दें आप। तो पोटेंशियल में क्या बोला, इसको देख लो जरा। इसने कहा पोटेंशियल में, वन एग्जांपल पोटेंशियल प्रोडक्ट अवेलिंग सर्विसेज फ्रॉम द साइट ऑफ द कस्टमर विदाउट गोइंग टू द बैंक, उसे घर में दे दीजिए। इन द टेक्नोलॉजी सेंसिटिव बैंकिंग सिनेरियो सेटिंग अप द कस्टमर टर्मिनल द बैंक साइट, वहीं पे कियोस्क वगैरह। अब तो खैर मोबाइल में सब कुछ हो गया है। ठीक है, प्रोडक्ट पॉलिसी, एक क्वेश्चन जो आपका, ये जितने में एक एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, मतलब इसको रिवीजन करना है आपने। ये जो मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, और मैंने आपको इस टॉपिक में से पहले ही बताया था कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 से 10। 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ठीक है, प्रोडक्ट सर हम पॉलिसीज, लोग सिर्फ रट के जाते वो करके जाते हैं पूरा, जो आप 1 क्वेश्चन बोल देते हैं ना, तो वो तो भूलना नहीं है, उसको आप भूलने का ऑप्शन नहीं है। भूलने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट पॉलिसी इज वन ऑफ द मेन टास्क ऑफ द प्रोडक्ट मैनेजमेंट। द मार्केटर शुड डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली द प्रोडक्ट टू बी ऑफर्ड टू डिफरेंट सेगमेंट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट पॉलिसी में आया बात यहाँ पर, but of course the marketer has to consider designing product tailored to specific customer base if the segment is an important segment. For deciding, the marketer should develop a product policy which involves the following. तो प्रोडक्ट पॉलिसी में इतनी बातें हैं, क्या होता है, अप्रेजल ऑफ प्रोडक्ट लाइन एंड इंडिविजुअल। तो प्रोडक्ट के बार बार आपको क्या करने हैं, अप्रेजल करने हैं अपना, एक जैसे ऑडिट होता है ना, प्रोडक्ट ऑडिट, तो आपको जितने प्रोडक्ट हैं उसके बारे में देखोगे कि भाई दूसरा बैंक क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, ऐसे करके। ठीक है, और डिसीजन ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब उसमें आप क्या बदलाव करेंगे। प्रोडक्ट पोजिशनिंग, पोजिशनिंग से मतलब होता है किसी मार्केट में या तो लॉन्च करना, नया लॉन्च करना, या उसको इंटेंसिवाइज करना, यानी पहले से था बट उस पर ज्यादा गौर करना। पोजिशनिंग का मतलब एक तरह से अवेलेबिलिटी बनाना,
ब्रांड डिसीजन, डिसीजन ऑन पैकेजिंग, जैसे आप क्या होता है पासबुक का कवर, एफडी का कवर, और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अप्रेजल में मैंने बताया कि वो जो आपका प्रोडक्ट है उसको कहता है कि दो देयर आर मे नॉट बी मैनी चेंज, स्टिल द मार्केटर हैज टू टेक स्टॉक ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द प्रेजेंट प्रोडक्ट लाइन। वो देखता है फिर भी कोई जरूरत है, कोई सा प्रोडक्ट ऑब्सोलीट तो नहीं होने वाला है, इन सब चीजों की स्टडी करता है। और डिसीजन द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में इसने कहा adopting by the differentiating their feature, benefit and satisfaction level, इन चीजों को दोबारा से करता है। अच्छा, एक कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी आती है यूएसपी की, ये बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं, ये है इसकी, कोई से यूनिक सेलिंग पॉइंट बोल देता है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यानी आपके प्रोडक्ट में वो खास बात कौन सी है, आपके प्रोडक्ट में खास बात कौन सी है जो उसको यूनिक बनाती है दूसरे। तो जैसे बोला इन केस ऑफ द री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट प्लान ऑफ द बैंक, यूएसपी इज क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट ऑन ए क्वार्टरली कंपाउंड बेसिस, ये इसकी यूएसपी है उस प्रोडक्ट की, ठीक है। ऐसी मल्टी डिपॉजिट अकाउंट, फ्रीडम अकाउंट एचडीएफसी का, नो मिनिमम बैलेंस यूएसपी, तो कुछ ना कुछ यूएसपी होती है खास, ठीक है। प्रोडक्ट पोजीशनिंग को मैंने बताया कि आपको किसी मार्केट में एंट्री करनी है उसे, तो इसमें देखो the one which will get you maximum sales. For positioning the most important factor is the customer mind, कस्टमर के माइंड में उसकी इमेज वो क्रिएट करना। Positioning therefore starts with the understanding and mapping of the perspective existing customer mental perception of the product, उसको ध्यान में रख करके कि उसको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कस्टमर्स माइंड वुड बी ऑक्युपाइड विद द डिफरेंट प्रोडक्ट, तो वहां पे अपने प्रोडक्ट को उसको एंट्री करा देना। उसके मन में था कि BMW की गाड़ी बहुत अच्छी होती है, तो उसको ऑडी के बारे में रियलाइज करा देना, ठीक है। कस्टमर मेंटल परसेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट हो गया। एक यहां पर नाम आ गया जैक ट्रॉट, पोजिशनिंग गुरु। पोजिशनिंग को क्या कहना, पोजिशनिंग एज नॉट एज व्हाट यू डू टू द प्रोडक्ट बट व्हाट यू डू टू द माइंड, लोगों के दिमाग में छा जाना, उसको क्या डिफाइन किया इन्होंने, पोजिशनिंग, यानी डिस्कशन शुरू हो जाए। जैसे अभी किसी ने बैंक ने कहा अनफिक्स्ड डिपॉजिट, अब अनफिक्स्ड डिपॉजिट ने कहा फिक्स्ड डिपॉजिट तो बहुत सुना था, अनफिक्स्ड डिपॉजिट क्या हो गया भैया, यानी अनफिक्स का मतलब फिक्स तो है लेकिन जब भी चाहे आप क्या कर लें उसे लिक्विडिटी यानी ब्रेक कर लें, ठीक है। प्रोडक्ट ब्रांडिंग में क्या है इंपॉर्टेंट एरिया, दोज बैंक्स ट्राई टू मार्केट देमसेल्फ एज ब्रांड्स इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट, ब्रांडिंग द वेरियस प्रोडक्ट ऑफ द बैंक इज ए वेरी रेलिवेंट। में branding can be powerful tool for the relationship building, the branding efforts of the product banks begin to the corporate level branding। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था ब्रांडिंग कितने लेवल पे होती है, एक तो प्रोडक्ट लेवल पे और दूसरी कॉर्पोरेट लेवल पे, दोनों कॉर्पोरेट ब्रांडिंग और प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसने कहा पब्लिक सेक्टर बैंक ब्रांडेड वन देयर क्रेडिट प्रोडक्ट है पुष्पका और शुभ ग्रह, और एक आरबीआई का एजुकेशन लोन का प्रोडक्ट का नाम बता सकते हैं, क्या है नाम, भूल गया मैं उसका। आरबीआई का जो एजुकेशन लोन का प्रोडक्ट है आरबीआई की एसबीआई, क्या है, आरबीआई की एसबीआई, आरबीआई का एजुकेशन लोन का कुछ नाम नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सॉरी कुछ सरस्वती या विद्या लक्ष्मी है सर। विद्या लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी, पोर्टल है सर, पोर्टल का नाम विद्या- विद्या लक्ष्मी।
हाँ विद्या लक्ष्मी। तो मतलब वो एक तरह से क्या हुआ, वो उसका ब्रांडिंग प्रोडक्ट ब्रांडिंग का पार्ट हो गया, वो उसको यूनिक नेम दे दिया, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम। ठीक है, तो ये एक प्रोडक्ट है, ये एजुकेशन लोन, तो मल्टीपल बैंक सिंगल पोर्टल पे कई बैंकों के लोन्स को वो कर देना। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है आने वाले टाइम पे। ठीक, क्योंकि ये भी कैसा प्रोडक्ट है, आपका एक प्रोडक्ट टाइप का है। सर ये जो नई स्कीम्स के अपडेट हैं सर, ये कहाँ मिलेंगे हमें? बहुत सारी ऐसा स्कीम्स। किसी का मैं भी पूछने कंटेंट वाली कोई थी। कैप्सूल बनाया हो तो किसी के पास हो तो शेयर करें, क्योंकि ये ना फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं। हाँ एक चलो अभी मैं 5 ऑथेंटिक मिनट में, कहाँ मिल सुनो जाएगा? सुनो इसे सुनो, पढ़ ले। 5 मिनट में मैं एक स्कीम करा रहा हूँ, अटल पेंशन योजना। वो इसलिए करा रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों में मैंने अटल पेंशन योजना पे काम किया था। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक से है कोई यहाँ पर? तो उसमें तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं अटल पेंशन योजना में, तो वो तो वही है वाली ना, स्कीम। अटल पेंशन योजना। बोलो कितने एज से शुरू होती है? 18 से 18 to कहाँ 40 तक? 40। 40 years 40 इयर्स तक। ठीक है, और आपको पेमेंट कब तक करनी है? 60 साल तक। 8 साल तक पेमेंट देना है, 60 years और 60 के बाद आपको 1000, 2000, 3000, 1000 4000 2000 और 5000 5000 इसके अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम देना होगा। ठीक है, तो जो 18 में एंट्री करेगा उसका प्रीमियम लो होगा, जो 40 में एंट्री करेगा उसका प्रीमियम हाई होगा, हाई होगा। और जो 4K का चाहेगा पेंशन उसका हाई। प्रीमियम हाई होगा, और जो 1K चाहेगा उसका प्रीमियम लो होगा। तो प्रीमियम से ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। ठीक, बट क्विट करने का क्या ऑप्शन है ये बताओ पहले, क्विट करना हमें स्कीम से। कुछ नहीं सर, एक एग्जिट फॉर्म भरना पड़ेगा। हाँ, और सर ये होगा क्या उसमें, आप पहले उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी आपका बना होगा पैसा वो आपको वापस मिल मिल जाएगा। जाएगा। एक बात, दूसरी विद इंटरेस्ट मिलेगा सर? है विद, इंटरेस्ट मिलता है? हाँ इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी उनका रूल्स होगा। डेथ की बात आई, अगर बीच में डेथ हो जाए, सपोज किसी की 52 ईयर में डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली वालों को ऑप्शन मिलेगा क्या, वो चाहे तो रिमेनिंग पीरियड के लिए क्या करता रहे, कंटिन्यू कर ले। वो पेमेंट करता रहे, और उसके बाद वो पेंशन उसको मिल जाएगी, या वो क्या कर दे, प्रीमेच्योर विड्रॉल कर ले। ठीक है, अच्छा अगर वो करता है, सपोज कीजिए कि उसके जब उसको पेंशन मिलनी थी तो उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ पर नॉमिनी के पास क्या ऑप्शन है, उसको तो अप वो टू पेंशन ले सकती है? 8.5 लाख तक का क्या मिल सकता है, कॉर्पस जो कॉर्पस का एक लमसम अमाउंट मिल सकता है उसको, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट ने उसको डिसाइड किया हुआ है वो 8.5 लाख मैक्सिमम है, नहीं 8.4 है ना, 5 है सर। नहीं हाँ सर, 5 है। हाँ वो है, लेकिन 1K वालों के लिए 1.7 लाख है, जी अगर किसी का 1000 का स्कीम लिया है तो 1.7 है, 2K पर 3.4 है, 3K पर 2.4 है सर इसका। नहीं 3.4 है, 5.1 है, 4K पर 6.8 हो जाएगा। 6. मतलब 1.7 लाख पर 1000 के हिसाब से है, तो आपका हिसाब लगा लो आप। ठीक है, हाँ। और जो आपका इसमें सही कहते हैं वो पूजा, कोई चेंज नहीं हुआ, जो मैं बताने वाला था वो है PM, किसमें हुआ है, जिसमें अब कितना हो गया, 20 वो रुपए 20 रुपए हो गया 20 और रुपए हो गया, 12 रुपीज से घटा के 20 हो गया है। और हाँ APY में एक चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है अब, इनकम टैक्स वाले एनरोल नहीं होते। कंट्रीब्यूशन टैक्स वाले जो है, टैक्स पेयर जो है वो
नॉट एलिजिबल हो गए। पर सर ये तो अब अभी हुआ है ना सर, ये तो जून तक का पूछेगा ना IIBF हमसे। नहीं तो उसमें देख लेना, अरे वो कोई भरोसा नहीं, वो उससे क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है। 1 अक्टूबर 22। 1 अक्टूबर से हुआ ना? जी सर। पक्का ना? जी नहीं सर, 30 सितंबर लास्ट था। ठीक है, 1 अक्टूबर से अब टैक्स पेयर जो है वो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा सकते। ठीक है, सर तो जो पहले टैक्स पेयर लोग वो किया चलता होगा रहेगा, उन लोगों का वो क्या चलता रहेगा, होगा? वो चलता रहेगा। ठीक है, और चलो सर फिर उसमें भी 330 ये से 3 स्कीम 436 देख का लेना, भी है। कोई क्वेश्चन आपका छूट ना जाए, बता दिया मैंने आपको इन 3 स्कीमों में। सर इसके अलावा भी तो बहुत सारी स्कीम्स हैं सर, सर वो कैसे इसमें करेंगे? गवर्नमेंट से कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा सर। किसमें? जो टैक्स पेयर हैं उनको हाँ गवर्नमेंट से टैक्स कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता है, स्कीम चालू रहेगी सर। वो तो सर पहले भी नहीं नहीं, मिल रहा था। जिन्होंने कर 2016 लिया उनका सब कुछ चालू रहेगा। जिन्होंने कर लिया है, शुरू में ये 5 साल के लिए आया था, थोड़ा बढ़ा दिया था। सर वो नहीं, सुनो 2016 सुनो, तक भी चल रहा है। इसमें ये था कि जो बीपीएल से बिलो वाले लोग थे उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कौन देता था? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट देती थी। तो वो हाउसिंग। बेनिफिट अब जो है 5 साल के बाद हटा लिया गया है। ठीक है, सर हाँ वो, कुछ और कोई पूछ रहे थे? सर एक डेट थी 2016 की, उससे हाँ पहले उन्होंने इनरोल किया है, उनको वो मिल रहा था गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। हाँ, फिर बाद में हटा दिया। बाद में हटा, वो हटा नहीं दिया सर, वो जो उससे पहले पहले इनरोल हुए हैं 2016 से पहले। हाँ मतलब उसके बाद वो ऑप्शन ही नहीं रहा, बस सिंपल बात ये है। जी जी। ठीक है, ये इसमें financialservices.gov.in है, और मुझे लगता है कि इसमें शायद सारी स्कीम शायद मिल जाए, बट भरोसा तो इनका भी नहीं है, कभी कभी क्या अपडेट नहीं करते ये लोग भी। पर यह है कि 5-6 महीने का तो कर ही दिया होगा। सर मैंने बायजूस से पढ़ा है थोड़ा बहुत ना। हम्म, हाँ हो सकता है उन्होंने अपडेट किया हो। ठीक है, और ये जो एपीआई वाला है, ये एपीआई वाला किस एजेंसी के साथ वो है? NSD पेंशन। एनपीएस से, NPS। एनएसडीएल से भी है। हाँ ठीक है, एनएसडीएल भी इसमें रोल प्ले कर रहा है। जी। सर PFRD है इसमें। हाँ, सर पीएफआरडीए मुझे तो पता है, रेगुलेटर है ना? वो रेगुलेटर है हाँ सर। इसका रेगुलेटर है। रेगुलेटर है पीएफआरडी, वो पेंशन स्कीम है तो रेगुलर, पर इसमें पीएफआरडी रेगुलेटर है, और एनएसडीएल के साथ इसका ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो किसके थ्रू है? एनएसडीएल के NSD। थ्रू। ठीक है, चलिए, तो अब मिलते हैं हम 9:30 पे। ठीक है, अपना खाइए पढ़िए, जो करना हो करिए। टॉप कौन सा होगा 9:30? थैंक यू सर। है